हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 नागरिक शास्त्र पाठ 2 व्यवस्थापिका यानी कानून बनाना, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से लिया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है, ये दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है। तो हर बार चैनल पर ये आपको बताया जाता है किसी पाठ को याद करने का एक अच्छा सा तरीका है कि उस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए जाएं और बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर याद किया जाए, कंठस्थ किया जाए, तो आसानी से सरल तरीके से आपको पाठ के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। आपको पाठ कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए, इस सेशन में भी आप कक्षा 7 नागरिक शास्त्र पाठ 2 व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रश्न बनाकर आपके पास भेजा जा रहा। तो ये दूसरा सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए कानून बदलना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाना और देश के लिए कानून बदलना। यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं, उपर्युक्त दोनों कहते हैं, या दोनों में से कोई नहीं। तो जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं और बिल कहते हैं। यानी प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का विधेयक होता है, 3 प्रकार का विधेयक होता है, 4 प्रकार का विधेयक होता है, या 5 प्रकार का विधेयक होता है। प्रश्न नंबर 3, विधेयक कितने प्रकार का होता है? तो विधेयक 2 प्रकार का होता है भाई। 2 प्रकार का विधेयक होता है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विधेयक 2 प्रकार का साधारण विधेयक और धन विधेयक होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है? साधारण विधेयक है, या धन विधेयक है, या उपर्युक्त दोनों विधेयक हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन से विधेयक हैं? तो एक साधारण विधेयक अभी बताया और एक धन विधेयक, यानी उपर्युक्त दोनों विधेयक ही हैं, उपर्युक्त दोनों विधेयक ही हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कैसा विधेयक कहते हैं? जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कैसा विधेयक कहते हैं? सरकारी विधेयक, या गैर सरकारी विधेयक, या प्राइवेट विधेयक, या ऊपर में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कैसा विधेयक कहेंगे? तो उसे सरकारी विधेयक कहेंगे। प्रश्न नंबर 5, जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। जब विधेयक
मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कैसा विधेयक कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, जब कोई विधेयक मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कैसा विधेयक कहेंगे। साधारण विधेयक कहेंगे, या धन विधेयक कहेंगे, या सरकारी विधेयक कहेंगे, या गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। प्रश्न नंबर 6, जब कोई विधेयक मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, साधारण विधेयक कितने चरणों में पारित होता है जिसे वाचन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, साधारण विधेयक कितने चरणों में पारित होता है जिसे वाचन कहा जाता है। तो 2 चरणों में पारित होता है, या 3 चरणों में पारित होता है, या 4 चरणों में पारित होता है, या 5 चरणों में पारित होता है। प्रश्न नंबर 7, साधारण विधेयक कितने चरणों में पारित होता है जिसे वाचन कहा जाता है। तो साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, 3 चरणों में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, किस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, किस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो प्रथम वाचन में पेश किया जाता है, द्वितीय वाचन में पेश किया जाता है, या तृतीय वाचन में पेश किया जाता है, या चतुर्थ वाचन में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, किस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो ये प्रथम वाचन में पेश किया जाता है, यानी प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आएं। प्रश्न नंबर 8 ये भी है, पर प्रश्न अलग है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर क्या होता है। प्रश्न नंबर 8, द्वितीय वाचन में विधेयक पर क्या होता है। विधेयक पर विचार विमर्श होता है, या विधेयक के समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है, या विधेयक में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं, या ऊपर के सभी कार्य होता है। प्रश्न नंबर 8, द्वितीय वाचन में विधेयक पर क्या होता है। तो विधेयक पर चर्चा भी होती है, विचार विमर्श होता है, संशोधन आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। तो यानी प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपयुक्त सभी कार्य होता है, विधेयक पर विचार विमर्श होता है, विधेयक के समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है, विधेयक में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। विधेयक पर तृतीय वाचन में क्या होता है। विधेयक पर तृतीय वाचन में क्या होता है। तो विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। ऑप्शन बी, तृतीय वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है, या ऑप्शन सी, तृतीय वाचन में विधेयक को अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है, या ऑप्शन डी, तृतीय वाचन में विधेयक में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता, या ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी कार्य तृतीय वाचन में होता है। प्रश्न नंबर 10, विधेयक पर तृतीय वाचन में क्या होता है। तो विधेयक का प्रारूप तृतीय वाचन में निश्चित हो जाता है। तृतीय वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है। तृतीय वाचन में विधेयक को अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। तृतीय वाचन में विधेयक में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कार्य तृतीय वाचन में
होता है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12 है। यहाँ पर कुछ प्रश्न नंबरिंग छूट गए हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा ज़्यादा प्रश्न हैं, पर नंबरिंग के लिए मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ कि आप नंबरिंग सुधार लें और सेशन को बार बार देखें। 2-3 बार सेशन को देखेंगे, उसके बाद में रफ कार में लिखेंगे, फिर फेर में लिखेंगे। बस आपको पाठ के बारे में सही जानकारी हो जाएगी, आपको पाठ कंठस्थ हो जाएगा। 2-3 बार सेशन को देखें, उसके बाद में लिख लें, पाठ आपको याद हो जाएगा। और लाइक करना ना भूलें, लाइक करते रहें। और किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है, यदि प्रथम सदन का अपेक्षित बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देता है, यदि प्रथम सदन अपेक्षित बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके बाद क्या कार्यवाही होती है? प्रश्न नंबर 12, यदि प्रथम सदन अपेक्षित बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके बाद क्या कार्रवाई होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। प्रथम सदन में विधेयक स्वीकृत होने के बाद उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। ऑप्शन ए, प्रथम सदन में विधेयक स्वीकृति होने के बाद उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। ऑप्शन बी, दूसरे सदन में भी विधेयक तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। दूसरे चरण में भी विधेयक तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। ऑप्शन सी देखें, दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह विधेयक कानून बन जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ई और बना लें। ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। यानी प्रथम सदन में विधेयक स्वीकृत होने के बाद उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह विधेयक कानून बन जाता है। तो उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 13, कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और वो राज्यसभा या लोकसभा में। ऑप्शन ए देखें, साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा में पेश किया जाए या लोकसभा में। ऑप्शन बी देखें, आधे से अधिक उपस्थिति सदस्यों का मत
आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है। ऑप्शन बी फिर से, आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है। ऑप्शन सी देखें, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी होता है। ऑप्शन डी, यदि विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं, मध्य नहीं मत हैं तो सभापति अपना निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है और राज्यसभा में राज्य का सभापति अपना निर्णायक मत दे सकता है। ऑप्शन ई देखें, यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है, यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से पारित नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऑप्शन एफ देखें, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझाव सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। ऑप्शन एफ, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझाव सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। ऑप्शन जी देखें, लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। ऑप्शन एच क्या है? ऑप्शन एच है उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ऑप्शन एच सही होगा, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे भाई प्रश्न में नंबरिंग में कुछ मिस्टेक है, उसको आपको सुधारना है। प्रश्न नंबर 16 देखें, जिन विधेयकों में खर्च या आमदनी की बात जुड़ी है, जिन विधेयकों में खर्च या आमदनी की बात जुड़ी है जैसे बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक को कौन सा विधेयक कहा जाएगा? ऐसे विधेयक को कौन सा विधेयक कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 16, जिन विधेयकों में खर्च या आमदनी की बात जुड़ी है जैसे बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक को कौन सा विधेयक कहा जाएगा? सरकारी विधेयक कहा जाएगा या गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा या साधारण विधेयक कहा जाएगा या धन विधेयक कहा जाएगा?
तो जिन विधेयकों में खर्च या आमदनी की बात जुड़ी होती है उसको कहा जाता है धन विधेयक। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, धन विधेयक। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, धन विधेयक को किसकी अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 17, धन विधेयक को किसकी अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है? ऑप्शन देखें, प्रधानमंत्री की अनुमति से, या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से, या राष्ट्रपति की अनुमति से, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से। प्रश्न नंबर 17, धन विधेयक को किसकी अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की अनुमति से पेश किया जा सकता है, या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है, या राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जा सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, वो भी लोकसभा में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण कौन देता है? प्रश्न नंबर 18, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण कौन देता है? गृह मंत्री देता है, या वित्त मंत्री देता है, या प्रधानमंत्री देता है, या लोकसभा अध्यक्ष देता है? प्रश्न नंबर 18, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण कौन देता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण लोकसभा अध्यक्ष देता है, यानी प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है? प्रश्न नंबर 19, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में पेश किया जाता है, या लोकसभा में पेश किया जाता है, या प्रधानमंत्री के पास पेश किया जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास पेश किया जाता है? प्रश्न नंबर 19, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है? तो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी प्रश्न नंबर 19 है, पर प्रश्न अलग है। धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 19, धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। धन विधेयक केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ए, धन विधेयक केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। ऑप्शन बी, धन विधेयक पर लोकसभा में ही मतदान होता है। धन विधेयक पर लोकसभा में ही मतदान होता है। ऑप्शन सी, धन विधेयक लोकसभा में ही पारित हो सकता है। ऑप्शन सी, धन विधेयक लोकसभा में ही पारित हो सकता है। ऑप्शन डी, राज्यसभा में केवल इस पर चर्चा के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में केवल इस पर चर्चा के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए ही धन विधेयक अपने पास रख सकती है। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए ही धन विधेयक अपने पास रख सकती है। ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। तो धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। धन विधेयक पर लोकसभा में ही मतदान होता है।
धन विधेयक लोकसभा में ही पारित हो सकता है। राज्यसभा में केवल इस पर चर्चा के लिए ही भेजा जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए ही धन विधेयक अपने पास रख सकती है। और जब ये सभी ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं, तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन F सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं या संसद कहते हैं? प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यानी प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? तो विधानसभा से, विधान परिषद से, राज्यपाल से या तीनों से मिलकर बनता है। तो प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? तो ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जनता द्वारा निर्वाचित कितने प्रतिनिधि होते हैं? प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जनता द्वारा निर्वाचित कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 250 प्रतिनिधि या 300 प्रतिनिधि या 403 प्रतिनिधि या 444 प्रतिनिधि? प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जनता द्वारा निर्वाचित कितने प्रतिनिधि होते हैं? 250 प्रतिनिधि, 300 प्रतिनिधि, 403 प्रतिनिधि या 440 प्रतिनिधि? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जनता द्वारा 403 प्रतिनिधि होते हैं। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा, या 2 सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा, या 3 सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा, या 4 सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा? प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 24, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 24, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी प्रश्न नंबर 24 है, पर प्रश्न अलग है। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 24,
विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है, MLA कहा जाता है, उपर्युक्त दोनों कहा जाता है, या दोनों में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, MLA कहा जाता है। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, दोनों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। विधानसभा का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 25, विधानसभा का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 3 वर्ष के लिए किया जाता है, या 4 वर्ष के लिए किया जाता है, या 5 वर्ष के लिए किया जाता है, या 6 वर्ष के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 25, विधानसभा का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 95 सदस्य हैं, या 100 सदस्य हैं, या 105 सदस्य हैं, या 110 सदस्य हैं? प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वर्तमान में 100 सदस्य हैं, यानी प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, विधान परिषद में विधानसभा सदस्यों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? प्रश्न नंबर 27, विधान परिषद में विधानसभा सदस्यों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 38 सदस्य चुने जाते हैं, या 36 सदस्य चुने जाते हैं, या 8 सदस्य चुने जाते हैं, या 10 सदस्य चुने जाते हैं? प्रश्न नंबर 27, विधान परिषद में विधानसभा सदस्यों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 29 सदस्य, 36 सदस्य, 8 सदस्य, या 10 सदस्य? तो विधान परिषद में विधानसभा सदस्यों द्वारा 38 सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10 सदस्य, या 36 सदस्य, या 40 सदस्य, या 45 सदस्य? प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 36 सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद में स्थानीय संस्थाओं द्वारा। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं,
या 15 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, या 20 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, या 25 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है? प्रश्न नंबर 30, कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है? तो 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, या 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, या 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, या 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। प्रश्न नंबर 30, कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यानी प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है, या MLA कहा जाता है, या MLC कहा जाता है, या उपर्युक्त सभी कहा जाता है? प्रश्न नंबर 31, विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहा जाता है। यानी प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 32, विधानसभा के सदस्य मिलकर अपने बीच से किसका चुनाव करते हैं? प्रश्न नंबर 32, विधानसभा के सदस्य मिलकर अपने बीच से किसका चुनाव करते हैं? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, या सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं, या उपर्युक्त दोनों का चुनाव करते हैं, या ऊपर में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 32, विधानसभा के सदस्य मिलकर अपने बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और विधान परिषद अपने बीच से सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा, सभापति और उपसभापति का चुनाव विधान परिषद। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 33, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्रश्न नंबर 33, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है, 10 वर्ष होता है, या 12 वर्ष होता है? प्रश्न नंबर 33, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? प्रश्न नंबर 35, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य, या 2/3 सदस्य, या आधे सदस्य, या 1/4 सदस्य? तो प्रश्न नंबर 35, विधान परिषद के कितने सदस्य
प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, आधे सदस्य या चौथाई सदस्य। तो विधान परिषद के कितने सदस्य? तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 35, विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है? विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, विधेयक पारित करना, न्याय करना या कानून को लागू करना है। तो विधानमंडल का मुख्य कार्य, यहाँ पे मुख्य कार्य पूछा जा रहा, तो विधानमंडल का मुख्य कार्य है कानून बनाना। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश में विधेयक कानून कब बनता है? उत्तर प्रदेश में विधेयक कानून कब बनता है? ऑप्शन देखते हैं। जब विधेयक विधानसभा पारित कर देती है, या ऑप्शन बी जब विधेयक विधान परिषद पारित कर देती है, या ऑप्शन सी विधेयक पर जब राज्यपाल अपनी सहमति दे दे, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कामों के बाद विधेयक कानून बन जाता है। प्रश्न नंबर 36, उत्तर प्रदेश में विधेयक कानून कब बनता है? जब विधेयक विधानसभा पारित कर देती है, जब विधेयक विधान परिषद पारित कर देती है, जब विधेयक पर राज्यपाल अपनी सहमति दे देती है। तो यानी प्रश्न नंबर 36 उपर्युक्त सभी कामों के बाद विधेयक कानून बनता है। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन किस शहर में स्थित है? प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन किस शहर में स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, आगरा में स्थित है या कानपुर में स्थित है? प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ शहर में स्थित है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब आगे देखते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसी दूसरे सेशन के साथ आपके पास जा रहा है। तो प्रश्न अभ्यास में देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। तो प्रश्न का है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो ऑप्शन देखें, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, यानी ऑप्शन ए के सामने सही का निशान लगेगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न ख, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 95 है, 99 है, 100 है या 104 है? प्रश्न नंबर ख, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 है, यानी प्रश्न नंबर ख के ऑप्शन सी के सामने सही का निशान लगेगा। सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रश्न का देखें, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है कि सूची के विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन एवं डाक एवं तार आदि हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर ख, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के दो विषय लिखिए। तो केंद्र सूची के दो विषय रेलवे और जल परिवहन दो विषय हो गए। राज्य सूची के दो विषय पुलिस और दूसरा सिंचाई, ये राज्य सूची के दो विषय हो गए। समवर्ती सूची के दो विषय चिकित्सा नंबर 1, नंबर 2 समाचार पत्र, तो समवर्ती सूची के दो विषय हो गए। अब प्रश्न नंबर ग पे चलते हैं। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। तो लोकसभा के कार्य नंबर 1 कानून बनाना, नंबर 2 मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, नंबर 3 कानून में संशोधन करना और नंबर 4 जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। तो लोकसभा के कार्य हैं नंबर 1 कानून बनाना, नंबर 2 मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, नंबर 3 कानून में संशोधन करना, नंबर 4 जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। प्रश्न नंबर घ देखें। लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर घ, लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पदच्युत कर सकती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर बताना है, अंतर लिखना है। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पदच्युत कर सकती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अंगा देखें। विधेयक के कानून बनने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न अंगा देखें। विधेयक के कानून बनने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। तो विधेयक पहले किसी सदन में पेश करेंगे। विधेयक पहले किसी सदन में पेश करेंगे। दूसरा, विधेयक सदन में पारित होना चाहिए। दूसरा चरण, विधेयक सदन में पारित होना चाहिए। तीसरा चरण है राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा और विधेयक पास हो जाएगा। विधेयक पहले किसी सदन में पेश करेंगे, विधेयक सदन में पारित होना चाहिए, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा और विधेयक पास हो जाएगा, यानी विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक कानून बन जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण बिल से किस प्रकार अलग है? प्रश्न नंबर 4, धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण बिल से किस प्रकार अलग है? तो उत्तर देखते हैं। ये वह विधेयक होते हैं जिस पर सरकारी आय व्यय संबंधी विवरण होता है, जैसे बजट। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही मंत्रियों द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
ये विधेयक सदैव पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। ये विधेयक लोकसभा में ही पारित होते हैं, राज्यसभा में केवल विधेयक पर चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। पारित किया गया धन विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है। इस पर राष्ट्रपति को पहले ही बार में हस्ताक्षर करने होते हैं। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में पारित साधारण विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद में वापस लौटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने पर ही कोई विधेयक कानून बन जाता है, कानून बन जाता है कोई विधेयक। तो प्रश्न है 4, धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण बिल से किस प्रकार अलग है? तो ये वह विधेयक होते हैं जिस पर सरकारी आय व्यय संबंधी विवरण होता है, जैसे बजट। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही मंत्रियों द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये विधेयक सदैव पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। ये विधेयक लोकसभा में ही पारित होते हैं, राज्यसभा में केवल विधेयक पर चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। पारित किया गया धन विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। इस पर राष्ट्रपति को पहली ही बार में हस्ताक्षर करने होते हैं। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में पारित साधारण विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद में वापस लौटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने पर ही कोई विधेयक कानून बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। तो हमारे प्रदेश का विधानसभा या विधानमंडल लखनऊ में स्थित है। हमारे प्रदेश का विधानसभा या विधानमंडल लखनऊ में स्थित है। विधानमंडल का कार्य कानून बनाना है। विधानमंडल एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संघ कई राज्यों से मिलकर बनता है। संघ कई राज्यों से मिलकर बनता है। संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय समवर्ती सूची में हैं। समवर्ती सूची में हैं। लोकसभा, आप प्रश्न सी देखें। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 50 हो सकती है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न ए में राज्यों भरा जाएगा। प्रश्न बी में समवर्ती भरा जाएगा। प्रश्न सी में राष्ट्रपति भरा जाएगा। प्रश्न डी में 50 सदस्य 50 हो सकते हैं, तो 50 भरा जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही मिलान करना है। सही मिलान कीजिए। केंद्र सूची का विषय लोकसभा की बैठक की कार्यवाही, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आय। इधर विषय दिए गए हैं
इनसे मिलान करना है। 6 वर्ष डाक तथा तार कम से कम 25 वर्ष अध्यक्ष। तो ये आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। केंद्र सूची का विषय डाक तथा तार है। लोकसभा की बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष है। तो केंद्र सूची का विषय डाक तार, लोकसभा की बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो इस प्रकार ये दूसरा सेशन कक्षा 7 नागरिक शास्त्र पाठ 2 का दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है। अब अगले सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।